पीएम मोदी ने किया भारत की G20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण। इसे केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं बल्कि एक संदेश, भावना और संकल्प बताया। कहा भारत इसे केवल एक डिप्लोमेटिक इवेंट नहीं बल्कि दुनिया के प्रति एक विश्वास के रूप में देखता है। रूस दौरे पर गए विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने रूसी समकक्ष से की चर्चा। कई द्विपक्षीय वैश्विक मुद्दों सहित क्षेत्रीय स्थिति पर हुई बात। विदेश मंत्री ने यूक्रेन जंग के मसले पर शांति के भारत के पक्ष को फिर दोहराया। आतंकवाद और सीमा पार आतंकवाद पर भी जताई चिंता। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बुधवार को देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर लेंगे शपथ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस चंद्रचूड़ को दिलाएंगी शपथ। 2 साल तक देश की सुप्रीम कोर्ट की संभालेंगे कमान। हिमाचल में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। बीजेपी की ओर से नितिन गडकरी, स्मृति ईरानी, योगी आदित्यनाथ और रविशंकर प्रसाद ने संभाला मोर्चा। कांग्रेस पर किए हमले। अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीजेपी पर वार। आम आदमी पार्टी घर घर जाकर कर रही है प्रचार। आईसीसी T20 विश्व कप के पहले सेमीफाइनल में बुधवार को पाकिस्तान की टक्कर न्यूजीलैंड से। टूर्नामेंट में पाकिस्तान का सफर उतार चढ़ाव भरा। न्यूजीलैंड ने ग्रुप में शीर्ष पर रहते हुए अंतिम 4 में बनाया है स्थान। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भारत 1 दिसंबर से G20 की अध्यक्षता संभालेगा। इससे पहले आज पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए G20 के नए लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। इस मौके पर पीएम ने कहा कि G20 की अध्यक्षता भारत के लिए ऐतिहासिक अवसर है। ये हर भारतवासी के लिए गर्व की बात है, गौरव बढ़ाने वाली बात है। अगले महीने भारत जब दुनिया के सबसे बड़े और अहम संगठनों में शुमार G20 की अध्यक्षता संभालेगा तो विश्व राजनीति के लिहाज से ये बेहद अहम होगा। G20 की अध्यक्षता संभालने से पहले मंगलवार को पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भारत की G20 की अध्यक्षता के लोगो, थीम और वेबसाइट का अनावरण किया। ये लोगो, थीम और वेबसाइट भारत के संदेश और दुनिया के प्रति उसकी व्यापक प्राथमिकताओं को दिखाते हैं। G20 की वेबसाइट है www.g20.in। इस मौके पर पीएम मोदी ने साफ कहा कि भारत की G20 की अध्यक्षता बेहद अहम है। उन्होंने कहा कि जो लोगो लॉन्च हुआ है उसमें देशवासियों की अहम भूमिका रही। साथ ही उन्होंने कहा कि ये केवल एक प्रतीक चिन्ह नहीं बल्कि एक संदेश, एक भावना, एक संकल्प है। इस लोगो और थीम के जरिए हमने ये संदेश दिया है, युद्ध से मुक्ति के लिए बुद्ध के जो संदेश है, हिंसा के प्रतिरोध में महात्मा गांधी के जो समाधान है, G20 के जरिए भारत उनकी वैश्विक प्रतिष्ठा को नई ऊर्जा दे रहा है। भारत 1 दिसंबर से इंडोनेशिया से G20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। G20 शिखर सम्मेलन 15-16 नवंबर को इंडोनेशिया के बाली में होगा। पीएम ने कहा कि भारत G20 की मेजबानी एक ऐसे समय में संभाल रहा है जब दुनिया के सामने कई तरह के संकट हैं। इंडिया G20 प्रेसिडेंसी इज कमिंग एट अ टाइम ऑफ क्राइसिस एंड केओस इन द वर्ल्ड। द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू the after effects of disruptive once in a century pandemic, conflicts and lot of economic uncertainty. The symbol of the lotus in the G20 logo is a representation of hope in these times. No matter how adverse the circumstances, the lotus still blooms. प्रधानमंत्री ने कहा कि ये आयोजन 130 करोड़ देशवासियों के शक्ति और सामर्थ्य का प्रतीक है।
उन्होंने कहा कि भारत इस सम्मेलन को केवल एक डिप्लोमैटिक इवेंट के रूप में नहीं बल्कि दुनिया के प्रति एक विश्वास के रूप में देखता है। प्रधानमंत्री ने पर्यावरण संरक्षण का जिक्र किया और कहा कि प्रकृति और प्रगति एक साथ चल सकते हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण हमारे लिए निजी जिम्मेदारी बनना चाहिए। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत विकसित देशों के घनिष्ठ रिश्ते रखता है तो विकासशील देशों की चिंताओं को भी समझता है और उसकी अभिव्यक्ति करता है। पीएम ने कहा कि आज विश्व में भारत को जानने की, भारत को समझने की एक अभूतपूर्व जिज्ञासा है और हमारा प्रयास रहेगा कि विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड या फिर थर्ड वर्ल्ड न हो बल्कि केवल वन वर्ल्ड हो। विश्व में कोई भी फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड, फर्स्ट वर्ल्ड या थर्ड वर्ल्ड न हो बल्कि केवल वन वर्ल्ड हो। भारत पूरे विश्व को एक कॉमन ऑब्जेक्टिव के लिए, एक बेहतर भविष्य के लिए साथ लाने के विजन पर काम कर रहा है। भारत ने वन सन, वन वर्ल्ड, वन ग्रिड के मंत्र के साथ विश्व में रिन्यूएबल एनर्जी रिवॉल्यूशन का आह्वान किया है। भारत ने वन अर्थ, वन हेल्थ इस मंत्र के साथ ग्लोबल हेल्थ को मजबूत करने का अभियान चलाया है और अब G20 में भी हमारा मंत्र है वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। G20 की अध्यक्षता भारत को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वैश्विक एजेंडे में योगदान करने का एक अनूठा अवसर प्रदान करेगी। G20 अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सहयोग का एक प्रमुख मंच है जो वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 85%, वैश्विक व्यापार का 75% से अधिक और विश्व के लगभग 2/3 आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत देश भर में विभिन्न स्थलों पर 32 विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित लगभग 200 बैठकें आयोजित करेगा। अगले साल होने वाला G20 शिखर सम्मेलन भारत द्वारा आयोजित किए जाने वाला शीर्ष स्तर के राष्ट्रीय सम्मेलनों में से एक होगा। पीएम मोदी के नेतृत्व में भारत की विदेश नीति लगातार दुनिया के केंद्र में आई है। प्रधानमंत्री के दृष्टिकोण पर आधारित भारत की विदेश नीति वैश्विक मंच पर नेतृत्व की भूमिका निभाने की दृष्टि से उभर रही है और G20 की अध्यक्षता इसे और व्यापक बनाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के बाद से भारत के विदेश मंत्री अपनी पहली रूस यात्रा पर हैं और इसी दौरान एस जयशंकर ने मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात की और आपसी हितों को बढ़ावा देने के साथ के द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने मंगलवार को मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात की। इस दौरान कई द्विपक्षीय, वैश्विक मुद्दों सहित क्षेत्रीय स्थिति पर बात हुई। दोनों मंत्रियों ने परस्पर सहयोग को और अधिक व्यापक तथा मजबूत करने पर चर्चा की। दोनों ने यूक्रेन युद्ध, ऊर्जा संकट और अफगानिस्तान को भारत की मानवीय सहायता सहित कई वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान किया। विदेश मंत्री जयशंकर ने यूक्रेन पर भारत के रुख को दोहराते हुए कहा कि भारत शांति के पक्ष में है। वार्ता के बाद नेताओं ने संयुक्त प्रेस वार्ता की। This is not an era of war. The global economy is simply too interdependent for a significant conflict anywhere not to have major consequences elsewhere. We are seeing growing concerns on energy and food security emanate from the conflict that are coming on top of severe stresses created by 2 years of COVID. The global south especially is feeling this pain very acutely. India therefore strongly advocates a return to dialogue and diplomacy. We are clearly on the side of peace, respect for international law and support for the UN Charter. भारत के रूस के साथ रिश्तों को लेकर पश्चिम की ओर से दबाव के बारे में सवाल का भी विदेश मंत्री जयशंकर ने जवाब दिया। ऊर्जा बाजार की स्थिति का उल्लेख करते हुए विदेश मंत्री ने स्पष्ट रूप से कहा कि यह सुनिश्चित करना भारत सरकार का मौलिक दायित्व है कि भारतीय उपभोक्ताओं की लाभप्रद बाजारों तक पहुंच सुनिश्चित हो। For us, Russia has been a steady and time-tested partner as regards, the oil supply issue. There is a first of all, there is a stress on the energy markets. Okay, this is a stress which has been created by a combination of factors.
But as today the world's third largest consumer of oil and gas, a consumer where the levels of income are not very high, it is our fundamental obligation to ensure that the Indian consumer has the best possible access on the most advantageous terms to international markets. And in that respect, quite honestly, we have seen that the India-Russia relationship has worked to advantage. इसके अलावा विदेश मंत्री जयशंकर ने अफगानिस्तान को भारत की मानवीय सहायता के बारे में भी विस्तार से बताया। हालांकि उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि अफगानिस्तान के क्षेत्र का उपयोग अन्य देशों के खिलाफ आतंकवादी हमले शुरू करने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। उन्होंने अफगानिस्तान के लिए मॉस्को प्रारूप में भारतीय भागीदारी की भी घोषणा की। The international community, with good reason, has concerns about terrorism and terrorists who operate out of Afghanistan. There have been commitments which have been given in this regard. It's legitimate that the international community, especially the neighbors, today work together to ensure that that there is no terrorism threat that comes out of Afghanistan. The commitments which have been made in respect of Afghanistan are covered by a UN resolution, a Security Council resolution 2593. It is important that those obligations are kept. उधर रूस के विदेश मंत्री ने भारत और रूस के रिश्तों का महत्व दोहराते हुए इन्हें और अधिक मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। बेशक परिवर्तन के समय में नियमित रूप से हमारे आकलन की तुलना करना, इस बात पर सहमत होना महत्वपूर्ण है कि हम रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा व्यापार और अर्थव्यवस्था, निवेश और प्रौद्योगिकी के साथ साथ सांस्कृतिक और मानवीय आदान प्रदान के क्षेत्र में तय किए गए सभी कामों के समाधान को और कैसे आगे बढ़ाएंगे। विदेश मंत्री जयशंकर ने सुधारित संयुक्त राष्ट्र के 7 बहुपक्षवाद में सुधार का भी आह्वान किया। उन्होंने इस संबंध में भारत को समर्थन देने के लिए मॉस्को को धन्यवाद किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बुधवार को देश के 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जस्टिस चंद्रचूड़ को शपथ दिलाएंगी। वो अगले 2 साल तक देश की सुप्रीम कोर्ट की कमान संभालेंगे। जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ का जन्म 11 नवंबर 1959 को हुआ। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से LLB की। 1998 में उन्हें बॉम्बे हाईकोर्ट में सीनियर एडवोकेट के रूप में नामित किया गया था। वो इलाहाबाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। मई 2016 में उन्हें सुप्रीम कोर्ट में जज बनाया गया। कर्नाटक कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष सतीश जरकीहोली के हिंदू को लेकर दिए गए विवादित बयान पर घमासान मचा हुआ है। बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा है कि कांग्रेस हमेशा हमारी प्राचीन संस्कृति के बारे में बुरा बोलती है। वहीं केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस को चुनाव के समय जनेऊ और भगवान याद आते हैं, बाकी समय वो हिंदुओं को गाली देते हैं। वहीं विवाद के बीच कांग्रेस ने बयान से किनारा कर लिया है। ये आदत पड़ गई है कांग्रेस की और आम आदमी पार्टी के नेताओं को हिंदुओं को नीचा दिखाने की, अपशब्द बोलने की, देवी देवताओं का अपमान करने की। चुनाव के समय इनके जनेऊ और भगवान याद आते हैं, लेकिन बाकी समय हिंदुओं के देवी देवताओं को गालियां निकालने का काम कांग्रेस और आम आदमी पार्टी करती है। Will Rahul Gandhi apologize for this or not? Or he stands by this dastardly statement of the working president of his party? Because this is not the statement given by an isolated Congress leader, it is given by the working president of Karnataka. So we want a clear, categorical answer from Congress. Mr. Satish Jarkioli's statement is purely his own statement. Congress party will not agree it. We condemn it. Our party is a party with basic, a lot of history, culture, multi-language, multi-religion. We are formed out of it. We don't want to hurt anyone's sentiment. गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाई गई। हर साल कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को गुरु नानक देव जी की जयंती गुरु पर्व और प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है। वहीं बड़ी संख्या में लोगों ने नदियों और सरोवरों में पावन स्नान कर कार्तिक पूर्णिमा मनाई।
अकाल तख्त साहिब से निकलता नगर कीर्तन गुरु नानक देव जी के संदेश को जन जन तक पहुंचाते। देश भर में मंगलवार को गुरु नानक देव जी की 553वीं जयंती धार्मिक श्रद्धा के साथ मनाई गई। हर साल कार्तिक महीने में शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को गुरु नानक देव जी की जयंती, गुरु पर्व और प्रकाश पर्व के रूप में मनाई जाती है। सतगुरु गुरु नानक देव महाराज ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਖੇੜੇ, ਨਾਮਦਾਨ, ਇਸ਼ਨਾਨ, ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ, ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ। ਸਮੂਹ ਜਗਤ ਅੰਦਰ शांति वरताउन, नानक नाम चढ़दी कला, तेरे भाणे सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिख धर्म के संस्थापक और पहले गुरु नानक देव जी ने अपना जीवन मानव समाज के कल्याण में लगाकर शांति और भाईचारे का संदेश दिया था, जो आज भी मानव कल्याण को प्रेरित कर रहा है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्थानीय गुरुद्वारे में मत्था टेका और प्रार्थना की। गुरुदेव ने कहा कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, सब उसी की संतानें हैं। आपस में स्नेह से रहें, प्रेम से रहें, ईमानदारी से अपना जीवन व्यतीत करें, दूसरों की सेवा करें। उनकी शिक्षाएं वास्तव में आज की दुनिया की सब समस्याओं का समाधान कर सकती है। वहीं मंगलवार को देश भर में कार्तिक पूर्णिमा पर श्रद्धालुओं ने पवित्र जलाशयों और नदियों में पावन स्नान किया। बिहार के पटना में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में और उत्तर प्रदेश के अयोध्या में श्रद्धालुओं ने सरयू नदी में पावन स्नान किया, तो वहीं प्रयागराज में भी श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। नदियों में स्नान करने के लिए तटों पर सुबह से ही बड़ी संख्या में लोग पहुंचने लगे। गंगा नदी के तटों पर सबसे ज्यादा भीड़ देखी गई। उत्तराखंड के हरिद्वार में गंगा नदी में स्नान के लिए लोगों का सैलाब उमड़ा, तो उत्तर प्रदेश के गढ़मुक्तेश्वर में भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने गंगा नदी में पावन स्नान किया। वाराणसी में भी कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर गंगा के घाट पर श्रद्धालुओं की भीड़ देखने को मिली। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। गुरु पर्व के मौके पर अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को सुंदर लाइटों से सजाया गया है और आतिशबाजी भी की गई। यही नहीं, पूरी गुरु नगरी और स्वर्ण मंदिर को फूलों से भी सजाया गया है। गुरु नानक जी की 553वीं जयंती पर लेह में गुरुद्वारा पत्थर साहिब में विशेष आयोजन किया गया। इस अवसर पर सेना के जवानों, वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य श्रद्धालुओं ने नमन किया। मान्यता है कि गुरु नानक जी यहां पहुंचे थे। एक पत्थर पर गुरु नानक देव के शरीर का निशान मौजूद है। महादेव की नगरी काशी में कार्तिक पूर्णिमा स्नान के लिए मंगलवार को गंगा के घाटों पर आस्था का जन सैलाब उमड़ पड़ा। घाटों पर स्नान का उत्सव किसी कुंभ से कम नहीं नजर आ रहा था। कहीं समूहबद्ध महिलाओं के गंगा गीत गूंज रहे थे, तो कहीं दीपदान और पूजा अर्घ्यदान। तो वहीं दूसरी ओर आज वर्ष का अंतिम चंद्रग्रहण था। ऐसे में सूतक काल लगने से पहले लोगों में स्नान दान की होड़ लगी रही। ऑस्ट्रेलिया में खेले जा रहे आईसीसी टी20 विश्व कप की सेमीफाइनल लाइनअप तैयार हो चुकी है। बुधवार को पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान का सामना न्यूजीलैंड से होगा। वहीं गुरुवार को भारत दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड से भिड़ेगा। आईसीसी टी20 विश्व कप का सफर अब नॉकआउट दौर में पहुंच चुका है। वर्ल्ड कप का हिस्सा बनने वाली 12 टीमों में से अब सिर्फ 4 टीमें बची हैं, जो इस खिताब के लिए आपस में भिड़ने को तैयार हैं। बुधवार को प्रतियोगिता का पहला सेमीफाइनल मुकाबला सिडनी में खेला जाएगा, जिसमें पाकिस्तान और न्यूजीलैंड आमने सामने होंगे। वहीं दूसरे सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला इंग्लैंड से होगा। यह मैच गुरुवार को एडिलेड में खेला जाएगा।
पाकिस्तान की टीम ने नाटकीय ढंग से सेमीफाइनल में जगह बनाई है। सुपर 12 के शुरुआती 2 मुकाबले हारने के बाद टीम ने सेमीफाइनल में स्थान बनाया है। गौरतलब है कि पाकिस्तानी टीम को भारत और जिम्बाब्वे दोनों के खिलाफ पराजय का सामना करना पड़ा था। इसके बाद लग रहा था कि यह टीम सेमीफाइनल से पहले बाहर हो जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और दक्षिण अफ्रीका के खराब प्रदर्शन का लाभ पाकिस्तान को मिला। 5 में से 3 मैचों में जीत दर्ज करते हुए पाकिस्तान की टीम ने 6 अंकों के साथ ग्रुप 2 की तालिका में दूसरा स्थान हासिल किया। इस तरह पाकिस्तान की टीम के लिए एक चमत्कार हुआ और वो लगातार दूसरे साल भी T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गए। वहीं दूसरी ओर न्यूजीलैंड ने इस प्रतियोगिता में अपना दमदार प्रदर्शन दिखाया है। कीवी टीम ने ग्रुप 1 में 7 अंक के साथ पहला स्थान हासिल किया। सेमीफाइनल के अपने सफर में न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका और आयरलैंड के खिलाफ जीत दर्ज की थी, जबकि उन्हें इंग्लैंड के खिलाफ हार मिली थी। इसके अलावा न्यूजीलैंड का एक मैच बारिश के कारण बेनतीजा रहा था। एक और जहां पाकिस्तानी टीम के सबसे भरोसेमंद बल्लेबाज कप्तान बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान इस विश्व कप में अभी तक कुछ खास नहीं कर पाए हैं, वहीं कीवी कप्तान केन विलियमसन के बल्ले ने भी फैंस को निराश किया है। हालांकि गेंदबाजी की बात करें तो दोनों टीम के पास बेहतर पेस अटैक है, साथ ही स्पिन गेंदबाजी में भी दोनों टीमें निपुण हैं। T20 क्रिकेट में दोनों टीमों के रिकॉर्ड की बात करें तो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान अब तक 28 बार आमने सामने आए हैं, जिसमें 17 मुकाबलों में पाकिस्तान ने बाजी मारी है। वहीं 11 मैच में कीवी टीम विजयी रही। वहीं अगर T20 विश्व कप की बात करें तो यहाँ भी पाकिस्तानी टीम का पलड़ा भारी है। दोनों टीम के बीच T20 विश्व कप में खेले गए कुल 6 मुकाबलों में 4 बार पाकिस्तान ने जीत हासिल की है, जबकि 2 बार न्यूजीलैंड ने सफलता हासिल की है। ऐसे में बुधवार को जब ये दोनों टीमें आपस में भिड़ेंगी तो मुकाबला बेहद रोचक होगा। रिकॉर्ड के लिहाज से पाकिस्तान मजबूत है, लेकिन इस टूर्नामेंट में कीवी टीम ने अपना दमदार खेल दिखाया है। स्पोर्ट्स डेस्क, DD न्यूज। तीर्थ नगरी पुष्कर में अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले का आयोजन कार्तिक मास की पूर्णिमा को संपन्न हो जाएगा। इस मेले को धर्म, आस्था और विश्वास का तो प्रतीक माना ही जाता है। इसके साथ साथ स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी पहिए लग जाते हैं। जयपुर से हमारे संवाददाता मंजू मीणा की ये खास रिपोर्ट देखिए। आज हम आपको लेकर आए हैं विश्व प्रसिद्ध पुष्कर मेले में। पुष्कर मेला पूरे विश्व में अपनी अद्भुत छटा के लिए विख्यात है। आज हम खड़े हैं वराह घाट पर, जो यहाँ पर स्थित 52 घाटों में से एक घाट है। पुष्कर मेला कार्तिक मास की एकादशी से लेकर पूर्णिमा तक लगता है और यहाँ पर पूरे विश्व से देसी विदेशी सैलानी आते हैं और विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताओं और सांस्कृतिक आयोजनों का लाभ उठाते हैं। यहाँ की धार्मिक मान्यता बेहद महत्वपूर्ण है। कार्तिक मास में लोग यहाँ पर आते हैं, दीपदान करते हैं और स्नान करते हैं। सारे तीर्थ करने के बाद पुष्कर सरोवर में स्नान करके ही सभी तीर्थों का पुण्य मिलता है। यही वजह है कि कार्तिक के पवित्र महीने में देश और दुनिया भर से श्रद्धालु पुष्कर सरोवर में स्नान के लिए आते हैं। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास में ब्रह्मा, विष्णु, महेश सहित 33 कोटि देवी देवताओं का वास पुष्कर में होता है। पुष्कर में ही प्रसिद्ध ब्रह्मा जी का मंदिर है, जहां काफी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधाओं के लिए पुष्कर सरोवर के चारों ओर 52 घाट बनाए गए हैं, जहां वे लोग स्नान, ध्यान, पूजन और दीपदान करते हैं। जेपर्शी आयाचा कार्तिक नावाचा मेळ चरित्रे नुयाचा सदा यामाचा धर्म पूर्ण करपा बिणी धर्म कराचा सदा यामाचा मेळ। श्रद्धा के साथ साथ पुष्कर पर्यटकों के बीच काफी लोकप्रिय है। देश के अलग अलग प्रदेशों के साथ दुनिया भर के हजारों सैलानी पुष्कर मेले और यहाँ की रंग बिरंगी लोक संस्कृति का आनंद लेने आते हैं। मेले में आयोजित होने वाली विभिन्न प्रतियोगिताओं में स्थानीय लोगों के साथ विदेशी सैलानी भी चाव से हिस्सा लेते हैं। विदेशी पर्यटक मेले में परंपरागत खेल जैसे मटकी रेस, सितौलिया, लंगड़ी टांग, पतंगबाजी और मूंछों की प्रतिस्पर्धा में बड़ी प्रसन्नता के साथ भाग लेते देखे जा सकते हैं। We were like first seen like a mustache competition. It was like a beautiful pageant of very handsome men with very long mustaches, very stylish. विदेशी पर्यटकों को रंग बिरंगे कपड़े, झूले, सैंड आर्ट, एडवेंचरस स्पोर्ट्स और कैमल सफारी, डेजर्ट बाइट, हॉट एयर बलून भी खूब लुभाते हैं।
8 दिनों तक चलने वाले इस मेले में हर शाम रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाते हैं। The main thing here for me is very interesting, the lake, because it's very holy place and I can see many sadhus. For me, the more interesting for me is the sadhus on the camel, but I like this kind of people. 5-10 साल से आ ही रहे हैं यहाँ पे। कोरोना के बाद 2 साल के बाद जो मेला लगा है तो उसमें लोगों में वही उत्साह देखने को मिला है जैसा पहले देखने को मिलता था, बल्कि और ज़्यादा उत्साहित हुए हैं क्योंकि 2 साल बाद में वापस आयोजन हुआ है। I'm coming from Belgium and I'm enjoying really much the Pushkar Camel Fair. हालांकि इस वर्ष पशुओं में फैली बीमारी के कारण पशु मेले को स्थगित करना पड़ा। इसकी वजह से पशुपालकों में खासी निराशा भी देखी गई। स्थानीय पशु व्यवसाय से जुड़े लोगों का कहना है कि 2 वर्ष से कोरोना के कारण पशु मेला नहीं लग रहा था, लेकिन इस बार उन्हें उम्मीद थी कि मेले से पशुपालकों को सहारा मिलेगा, परंतु कुछ तो लंपी और कुछ प्रशासन की लापरवाही के कारण इस वर्ष भी पशुपालकों को निराशा हाथ लगी। इसी हमारे बता रहे हैं तो हमारा मेला हमेशा बढ़ता है, वो इस वजह से नहीं मिला। घोड़े के अंदर बीमारी चलती है, वो आदमी में लग सकती है क्या? अरे घोड़े नागौर से भीलवाड़ा से सब जगह आते हैं, इस वजह से पशु मेला नहीं बढ़ सका। अरे लोग बाग ने मना कर दिया, सरकार ने मना कर दिया। इस बार का जो पुष्कर का अंतर्राष्ट्रीय जो वैसे ये मूलतः पशु मेला होता है, लेकिन इस बार से राज्य सरकार ने जो पशु में घोड़ों में ग्लैंडस बीमारी और गायों में जो लंपी वायरस के कारण से इस मेले को स्थगित कर दिया है। लेकिन क्योंकि कोरोना के का जो 2 साल का भयंकर पीड़ था, उस पीड़ के बाद में लोगों की इस बार ज़्यादा आने की संभावना थी। इस कारण हमने उनके एंटरटेनमेंट के लिए 7 दिन का 1 नवंबर से लेकर 7 नवंबर तक सांस्कृतिक गतिविधियां रखी। इस बार पशु मेला निरस्त होने के कारण से जो लोग और पर्यटक जो आने की संभावना था वो काफ़ी कम आई, क्योंकि जो फॉरेनर से आए वो मूलतः इन पशुओं को, ऊँट और घोड़ों को देखने के लिए ही आते हैं। तीर्थ नगरी पुष्कर में होने वाला ये मेला आस्था, श्रद्धा और विश्वास का अनूठा प्रतीक है। लाखों सैलानी यहाँ आते हैं और लुत्फ उठाते हैं थार मरुस्थल की इस अनुपम संस्कृति का। हालांकि इस वर्ष लंपी वायरस की वजह से पशु मेला स्थगित होने के कारण लोगों में थोड़ी निराशा भी है। इसके बावजूद कार्तिक मास के अंदर लोग आ रहे हैं और लाभ उठा रहे हैं। दूरदर्शन के लिए पुष्कर से मैं मंजू मीना, कैमरामैन शिखा शर्मा के साथ। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।